विष्णु सुरभि को ऐसे चुपचाप देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सामने की ओर ध्यान लगाए हुए कहता है, तुम ठीक हो सुरभि? सुरभि कोई जवाब नहीं देती, या शायद वो सुन ही नहीं पाई थी विष्णु की बात को, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक विष्णु की कार झटके से रुकती है तो सुरभि का शरीर आगे की ओर झुक जाता है और उसे एक झटका सा लगता है। वो विष्णु की ओर देखती है तो विष्णु कुछ पल खामोशी से सुरभि को देखते हुए कहता है, पता नहीं गाड़ी अचानक कैसे बंद हो गई, मैं देखता हूँ। इतना कहकर विष्णु कार से उतरता है और गाड़ी का बोनट ओपन करता है। कार के अंदर बैठी सुरभि चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाने लग जाती है। चारों ओर घना अंधेरा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही सुनसान सी जगह थी। ऊपर से तेज हवाएं और बादलों की गड़गड़ाहट, ये देख न जाने क्यों सुरभि को एक अजीब सा डर लगने लगा। वो गाड़ी से उतरती है, विष्णु के पास जाकर कहती है, क्या हुआ गाड़ी को? विष्णु अपने चेहरे पर जल्लाद के भाव लिए कहता है, डोंट नो, अचानक इसे क्या हो गया। मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ, वो कोई दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएगा। इतना कहते हुए विष्णु अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन विष्णु जब उस फ़ोन को देखता है तो वो स्विच ऑफ था। ये देख विष्णु चिढ़ जाता है और अपने सिर पर हाथ घुमाते हुए कहता है, ये फ़ोन को भी ज़रूरत के समय ही स्विच ऑफ होना रहता है। ये सब देख सुरभि घबराते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे? विष्णु सुरभि के डरे हुए मासूम चेहरे की ओर देखकर कहता है, डोंट वरी, मैं कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। तुम मेरे होते हुए इतना डर क्यों रही हो? सुरभि अपने मन में ही कहती है, आप हो, इसी बात का तो डर है। न जाने कौन हो आप, जो भी मिलता है आपको खून ही कहता है। पर मैं किस पर भरोसा करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुरभि को सोच में गुम देख विष्णु से कहता है, कहाँ खोई हुई हो? सुरभि अपनी सोच से बाहर आते हुए कहती है, कहीं भी तो नहीं। विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए चारों ओर देखता है और कहता है, तुम गाड़ी के अंदर बैठो, यहाँ से कुछ दूर पर मुझे लाइट्स जलती हुई दिखाई दे रही हैं, मैं भी वहाँ कोई हेल्प मिल जाए। इतना कर विष्णु कार का गेट खोलता है, लेकिन सुरभि नामे अपना सिर हिला देती है। विष्णु उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ? थोड़ी देर इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ। अचानक जोर की बिजली कड़कती है और एक पल के लिए पूरा आसमान उस बिजली से रोशन हो जाता है। सुरभि झटके से विष्णु के सीने में लिपट जाती है। विष्णु एकदम से अवाक रह गया। सुरभि उसके पेट में अपनी बाहें डाले हुए यूं चिपकी थी, मानो वो एक पल के लिए भी विष्णु से दूर नहीं होना चाहती थी। विष्णु अपने हाथों को धीरे धीरे सुरभि की कमर में ले जाने लगता है। वो अपने हाथ सुरभि की कमर में कसने ही वाला था कि सुरभि अपना सिर उठाकर विष्णु की आंखों में देख कहती है, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। विष्णु सुरभि को ऐसे देख कुछ पल खामोश रहता है और फिर उसका हाथ पकड़े हुए कहता है, ठीक है चलो। विष्णु सुरभि का हाथ थामे हुए उस सुनसान रास्ते पर दूर से आ रही उस रोशनी की ओर बढ़ जाता है। सुरभि विष्णु के साथ अपने कदम तो बढ़ा रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने चारों तरफ जा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं किसी ओर से कोई आ तो नहीं रहा है जो उस पर हमला कर दे। अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए सुरभि का पैर अचानक किसी पत्थर से टकरा जाता है, लेकिन गिरने से पहले ही विष्णु उसके पेट में अपना हाथ डालते हुए उसे थाम लेता है। सुरभि कुछ पल विष्णु को देखती है, जो सुरभि की ओर देखते हुए फिक्र में कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, देख कर चलो। सुरभि कुछ नहीं कह पाती। वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में शायद कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई थी। इस वजह से सुरभि के कदम नहीं बढ़ पा रहे थे। विष्णु सुरभि को ऐसे देखता है तो वो समझ जाता है कि सुरभि को तकलीफ हो रही है चलने में। विष्णु अचानक ही सुरभि को किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लिए हुए आगे बढ़ जाता है। सुरभि कुछ कह नहीं पाती। वो ना चाहते हुए भी विष्णु के गले में अपने हाथ डाल लेती है और खामोशी से विष्णु के चेहरे को देखने लगती है। आखिर उन दोनों के दिल की धड़कनों का शोर सुन बारिश की बूंदें खुद को रोक ना सकीं और फूलों की तरह उन दोनों पर बरसने लगीं। वैसे तो पानी की बूंदें जलती हुई आग को अक्सर बुझा दिया करती हैं, लेकिन आज जो बूंदें विष्णु और सुरभि के बदन पर गिर रही थीं, न जाने उन बूंदों में ऐसा क्या था कि जो आग की तरह विष्णु के जज्बातों को भड़काने में लगी थी। विष्णु अपनी बाहों में लिपटी सुरभि को भीगा हुआ देख खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। मंजिल आ चुकी थी, इसलिए वो अपने जज्बातों को काबू किए हुए उस झोपड़ी के बाहर सुरभि को उतारता है
विष्णु सुरभि के भीगे हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, आई हो, यहाँ कोई हो जिसका फ़ोन हम यूज़ कर पाए और किसी को बुला सकें। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। इतना कहकर विष्णु उस झोपड़ी नुमा घर के बाहर का दरवाज़ा खटखटाता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर विष्णु सुरभि की ओर देखकर कहता है, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। इस बारिश में भीगने से अच्छा है हम यही रात गुजार लें। इतना कहते हुए विष्णु दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। सुरभि अभी भी खामोश खड़ी थी। अपने पीछे सुरभि को न देख विष्णु बाहर झाँकते हुए कहता है, अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। सुरभि को जैसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि अचानक से उसकी लाइफ में ये सब क्या होने लगा है। जब तक उसकी ज़िंदगी में विष्णु नहीं आया था, तब तक लाइफ में कभी ऐसे हालात नहीं आए थे। कभी उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, कभी उसे किसी ने ज़बरदस्ती छूने की कोशिश नहीं की थी, कभी उसने इस तरह खून खराबा और लड़ाई झगड़े नहीं देखे थे। लेकिन अब तो हर कदम पर सुरभि के साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। इन्हीं ख्यालों में गुम सुरभि को तब होश आता है जब विष्णु उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सुरभि कुछ नहीं कह पाती और विष्णु उसके भीगे बदन को अपने सख्त हाथों में थामे हुए उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है। उस झोपड़ी के अंदर विष्णु अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए कुछ ढूंढने लगता है और सुरभि अभी भी एक कोने में खुद को समेटे हुए चुपचाप खड़ी थी। विष्णु की नज़र उस झोपड़ी के कोने में बने मिट्टी के चूल्हे पर पड़ती है, जहाँ कुछ लकड़ियाँ और माचिस रखी हुई थी। विष्णु एक नज़र सुरभि को देखता है, जो खुद को समेटे हुए कांप रही थी। उसके कपड़े गीले होकर उसके बदन में चिपके हुए थे। उसके बालों से पानी रिस रहा था। हालांकि विष्णु भी पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी शर्ट उसकी फिट बॉडी में बिल्कुल चिपकी हुई थी। लेकिन इस वक्त विष्णु को अपनी नहीं बल्कि सुरभि की परवाह थी। वो चूल्हे के पास जाकर लकड़ियां इकट्ठा करते हुए आग जलाता है। विष्णु सुरभि के करीब आकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, वहाँ चलकर बैठो, तुम्हें ठंड लग रही है। सुरभि अपना चेहरा झुकाए हुए कांपते होठों से कहती है, मैं यहीं ठीक हूँ। विष्णु थोड़ा झल्लाते हुए सुरभि की कलाई पकड़ लेता है और मुंह बनाते हुए कहता है, हर बात के लिए मना करना जरूरी है क्या? जितना कहा है उतना करो। विष्णु सुरभि की कलाई पकड़े हुए उसे आग के सामने लेकर जाता है और लकड़ी की एक ऊंची सी चौकी पर बैठाता है। सुरभि चुपचाप बैठ जाती है। वो कितना भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करे, लेकिन सच तो यही था कि पानी में भीगने और ठंडी हवाओं के कारण उसे अंदर से बहुत कपकपाहट महसूस हो रही थी। अब आग के सामने बैठने से उसे कुछ राहत मिली थी। विष्णु भी सुरभि से थोड़ी दूर पर रखी दूसरी चौकी पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी नज़र सुरभि के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। उसके बदन में चिपके हुए कपड़े, उसके गीले बाल, भीगा हुआ चेहरा, होठों पर ठहरी हुई बारिश की बूंदें और आग की तपें सब कुछ मिलाकर सुरभि को इतना हसीन बना रहे थे कि विष्णु अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अचानक सुरभि को अपने पैर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो मुड़कर देखती है कि विष्णु उसके पैर छू रहा है। तो सुरभि अपने पैर को पीछे खींचते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? विष्णु सुरभि को अपनी काली आंखों से देखते हुए कहता है, आशीर्वाद नहीं ले रहा हूँ तुम्हारा। तुम्हारे पैर में चोट लग गई थी, खून भी निकल रहा है। यह कपड़ा बांध देता हूँ तो खून रुक जाएगा। सुरभि थोड़ा झिझकते हुए कहती है, आप रहने दे, मैं कर लेती हूँ। विष्णु अपनी नज़रें तीखी करते हुए सुरभि को घूरता है, तो सुरभि खामोशी से अपना सिर झुका लेती है। विष्णु बड़े आराम से सुरभि का पैर अपने लैप में रखता है और अपने हाथ में लिया हुआ एक छोटा सा कपड़ा सुरभि की चोट में बांधने लग जाता है। विष्णु का पूरा ध्यान सुरभि की चोट पर था और सुरभि का पूरा ध्यान विष्णु के हैंडसम आकर्षक चेहरे पर। कपड़ा बांधते हुए विष्णु की नज़रें सुरभि से टकराती हैं तो दो दिल एक साथ धड़क उठते हैं। दोनों की निगाहों में कुछ ऐसी कशिश थी जो दोनों चाह कर भी अपनी नज़रें एक दूसरे से चुरा न सकें। कुछ पल दोनों ऐसे ही एक दूसरे की नज़रों में खोए रहे, लेकिन फिर सुरभि खुद को संभालते हुए अपनी नज़रें फेर लेती है। विष्णु भी खुद को संभालते हुए उठकर खड़ा होता है और अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए उसे उतारकर खिड़की के पास लटका देता है। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहता है और फिर सुरभि की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें गीले कपड़े उतार दो, पूरी रात ऐसे गीली रहोगी तो ठंड लग जाएगी। विष्णु की बात सुन सुरभि खुद को समेटते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करिए। सुरभि का हर बार विष्णु को मना करना
न जाने क्यों विष्णु को अच्छा नहीं लगा। वो अपने चेहरे को अपनी हथेली से पोंछता है और दूर पड़ा एक चादर उठाकर सुरभि के करीब आता है। सुरभि उसकी ओर मासूम निगाहों से देखती है तो विष्णु उस चादर को सुरभि की ओर बढ़ा देता है और कहता है, ये गीले कपड़े उतारो और ये सूखा चादर अपनी बॉडी में रैप कर लो। सुबह होते होते तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे, तब अपने कपड़े वापस पहन लेना। विष्णु की बात सुन सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से सुरभि का इनकार सुन विष्णु का सब्र जवाब दे गया और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। सुरभि की बाजू पकड़ते हुए उसे खुद के करीब खींच लेता है और उसके चेहरे को घूरते हुए कहता है, तुम ये कपड़े उतारती हो या मैं अपने हाथों से उतारूं? सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, आप हर चीज़ में ज़बरदस्ती क्यों करते हैं मेरे साथ? मैं कह रही हूँ ना कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। विष्णु सुरभि के होठों पर अपनी मधुर सांसें छोड़ते हुए कहता है, तुम जानती हो कि विष्णु राय कितना जिद्दी है। मैं सच में वही करूँगा जो मैंने अभी कहा। इसलिए खुद से अपने कपड़े उतारो और ये चादर अपनी बॉडी में रैप करो। विष्णु की आंखों में जिद देख सुरभि थोड़ा सहम जाती है और जल्दी से उसके हाथ से वो चादर अपने हाथ में ले लेती है। सुरभि विष्णु से 2 कदम पीछे होते हुए चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, कहाँ चेंज करूं? यहीं। इतना कहकर विष्णु पीछे पलटते हुए सुरभि की ओर अपनी पीठ कर लेता है। सुरभि कुछ पल खामोश रहती है और फिर बेचारा सा फेस बनाते हुए उस चादर को साइड में रख देती है। सुरभि अपने हाथ बड़ी मुश्किल से पीछे ले जाते हुए अपनी कुर्ती की डोरी खोलती है और अपने कुर्ते को अपने बदन से अलग कर देती है। सुरभि का सारा ध्यान उसके कपड़ों को उतारने में था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि विष्णु उसकी तरफ पीठ किए हुए भी उसे देख पा रहा था। दरअसल विष्णु के ठीक सामने एक छोटा सा आईना रखा था जिस पर अभी तक दोनों का ध्यान नहीं गया था। लेकिन अब जब विष्णु की नज़रें उस आईने पर पड़ चुकी थीं तो वो चाह कर भी अपनी नज़रें वहां से हटा नहीं पा रहा था। वो एकटक उस आईने से सुरभि को कपड़े बदलते हुए देख रहा था, लेकिन फिर खुद की इस हरकत पर गुस्सा करते हुए विष्णु अपनी निगाहें झुका लेता है। दिमाग को तो समझा दिया कि ये गलत है, लेकिन दिल कहाँ किसी की सुनता है। न चाहते हुए भी विष्णु के दिल ने इस कदर आंखों को मजबूर किया कि वो एक बार फिर आईने में टिक गई। सुरभि को उस आईने में देख विष्णु का रोम रोम मचलने लगा। उसके शरीर में ऐसी आग सुलगने लगी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। तभी सुरभि की आवाज़ विष्णु के कानों में पड़ती है। वो मासूमियत से कहती है, अब ये गीले कपड़े कहाँ डालूं जिससे ये सुबह तक सूख जाए? सुरभि का सवाल सुन विष्णु पीछे पलटता है और एक नज़र सुरभि को नीचे से ऊपर तक देखता है। सुरभि ने एक टावल की तरह अच्छे से उस चादर को अपनी बॉडी में रैप किया हुआ था। विष्णु सुरभि को अपनी उंगलियों से इशारा करता है तो सुरभि विष्णु के इशारे का पीछा करते हुए देखती है कि एक टूटी हुई चेयर वहां पड़ी है। सुरभि विष्णु का इशारा समझते हुए उस चेयर में अपने गीले कपड़े फैला देती है। सुरभि वापस मुड़ने लगती है कि अचानक उसका पैर उसी चादर में फंस जाता है जिसे उसने अपने शरीर में लपेटा हुआ था। सुरभि गिरने को होती है कि विष्णु से अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है। एक तो विष्णु के सीने में इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था, ऊपर से उसकी हॉट एंड फिट बॉडी और अट्रैक्टिव फेस सुरभि के दिल को धड़काने के लिए काफी थे। विष्णु की बाहों में न जाने उसे क्या होने लगा था और विष्णु तो पहले से ही खुद को हार कर बैठा था। सुरभि खुद को काबू करते हुए विष्णु की बाहों से आजाद होती है और जाकर आग के सामने चुपचाप बैठ जाती है। सुरभि खुद को समेट ही रही थी कि विष्णु उसके बिल्कुल नजदीक आकर उसी चौकी पर बैठ जाता है जिसमें सुरभि बैठी थी। वो धीरे से सुरभि को अपनी गोद में बैठा लेता है और पीछे से उसकी गर्दन में अपने होंठ घुमाने लगता है। सुरभि की सांसें थम जाती हैं। वो अपने बदन को मचलने से रोक नहीं पा रही थी। विष्णु सुरभि की पीठ और उसकी गर्दन में इतनी नजाकत से अपने होंठ घुमाता है कि सुरभि का रोम रोम सिहर उठता है। विष्णु सुरभि को अपनी बाहों में लपेटे हुए उसकी हथेलियों को अपनी मुट्ठी में भरकर दबाता है। सुरभि की आंखें बंद हो जाती हैं। विष्णु का ऊपरी बदन खाली था और वो सुरभि को बेकाबू करने के लिए काफ़ी था। विष्णु खड़ा हो जाता है और सुरभि को अपनी बाहों में उठा लेता है। सुरभि कुछ कहना चाह रही थी, विष्णु को शायद रोकना भी चाह रही थी, लेकिन उसका बदन इस कदर बेकाबू था कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। विष्णु सुरभि को बाहों में लिए हुए एक कोने में लेकर जाता है जहाँ जमीन पर घास पड़ी थी। विष्णु सुरभि को बड़े आराम से उस घास के ऊपर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। विष्णु सुरभि के मासूम और सहमे हुए चेहरे को कुछ पल देखता है तो भाई सुरभि की निगाहें भी
विष्णु की नज़रों में झांक रही थीं। विष्णु की नज़र सुरभि के कोमल होठों पर पड़ती है तो वो एक पल भी ठहर नहीं पाता और सुरभि के होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन विष्णु के होठ सुरभि से जुड़ पाते उससे पहले ही सुरभि अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती है। विष्णु के होठ सुरभि के गालों में ठहर जाते हैं। धड़कनें बेकाबू थीं, बदन जल रहे थे, सांसें तेज थीं। समा ऐसा था कि विष्णु के लिए अपने जज्बातों और अपनी चाहतों को रोक पाना बड़ा मुश्किल था। विष्णु सुरभि के गालों पर अपनी हथेली रख उसका दमकता हुआ चेहरा अपनी ओर मोड़ता है। दोनों फिर से कुछ पल के लिए एक दूसरे की प्यासी निगाहों में देखने लगते हैं, लेकिन इस बार विष्णु अपनी तलब को और कंट्रोल नहीं कर पाता और झटके से सुरभि के नाजुक होठों को अपने होठों के बीच कैद कर लेता है। दोनों के शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ने लगा था। विष्णु अपने एक हाथ से सुरभि के गाल को सहला रहा था और जुनून के साथ उसके होठों को चूम रहा था। सुरभि बिल्कुल पिघलने लगी थी। वो ना चाहते हुए भी विष्णु के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। यह महसूस होते ही विष्णु का जुनून और बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद सुरभि की सांसें उखड़ने लगी थी और इस बात का एहसास होते ही विष्णु उसके होठों को आज़ाद कर देता है। विष्णु सुरभि के सीने में अपना हाथ ले जाते हुए उस चादर को उसके बदन से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुरभि को जैसे कुछ याद आया। प्रतीक के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। विष्णु राय तुम्हें तब तक जिंदा रखेगा जब तक तुमसे उसका मन नहीं भर जाता। जब मन भर जाएगा तो तुम भी एक दिन फांसी पर लटकी हुई मिलोगी। ये सब याद आते ही सुरभि ने विष्णु के सीने पर हाथ रखते हुए उसे दूर धकेल दिया। विष्णु एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आया कि अचानक सुरभि को क्या हुआ। अभी तो उसने विष्णु का साथ दिया था और अभी वो उसे खुद से दूर कर रही थी। सुरभि अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और खुद को समेटते हुए कहती है, क्यों किया आपने ऐसा? क्या हक है आपका मुझ पर? विष्णु जमीन से उठकर खड़ा होता है और सुरभि की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, पति हूँ मैं तुम्हारा। सुरभि मासूमियत से कहती है, सिर्फ नाम के? ना तो दुनिया के सामने आपने मुझे यह हक दिया है और ना अपने सामने। क्या आप किसी के सामने ये कह सकते हैं कि आप मेरे पति हैं? क्या दुनिया के सामने मुझे अपनी बीवी होने की पहचान दे सकते हैं? नहीं ना। और फिर शादी भी तो आपने बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए की थी। आप तो मुझसे नफरत करते थे, मुझे हराना चाहते थे, झुकाना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। तो फिर अब क्या हो गया? अब क्या बदल गया हमारे बीच? क्यों इन निगाहों से देखते हैं आप मुझे? विष्णु झटके से सुरभि की दोनों बाजुओं को पकड़ लेता है और उसे झकझोरते हुए कहता है, बिकॉज आई लव यू स्टूपिड, आई लव यू सो मच, आई लव यू मिसेस सुरभि विष्णु राय त्रिपाठी। सुरभि बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसकी आंखें डबडबा आई थी। शायद उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि विष्णु के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि आज ही वो दिन है जब विष्णु अपनी फीलिंग्स बयान करेगा। इतनी जल्दी विष्णु अपने जज्बातों को स्वीकार करके सुरभि के सामने जाहिर कर देगा, सुरभि ने खुद भी इमेजिन नहीं किया था। विष्णु सुरभि के गाल में अपनी हथेली रखते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, मानता हूँ मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन ये रिश्ता ज़बरदस्ती का नहीं है सुरभि। तुम साथ होती हो तो मुझे एक सुकून मिलता है जो शायद अपनी ज़िंदगी में मैं कभी हासिल नहीं कर पाया। तुम्हें देखता हूँ तो दिल जोर से धड़कने लगता है। तुम एक पल के लिए भी दूर हो जाती हो तो दिल धड़कना भूल जाता है। मैं नहीं जानता कब क्यों कैसे तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो गई कि मैं तुम्हारे बिना अब अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं करना चाहता। मैं ज़िंदगी काट रहा था सुरभि, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। आई लव यू सुरभि, आई लव यू सो मच। सुरभि अपने मन में सोचने लग जाती है, क्या फैसला लूँ मैं? शायद मैं इस पल का इंतज़ार कर रही थी जब आप मुझसे अपने दिल की फीलिंग्स कहेंगे, लेकिन आज जब सच में ये पल मेरे सामने है तो मैं आपकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही। जब तक मैं आपके अतीत का पता नहीं लगा लेती, मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। ना मुझे आप पर यकीन है, ना उन लोगों पर जो आपको खूनी कह रहे हैं। सच्चाई क्या है वो मैं खुद पता लगाऊंगी और तब तक मुझे खुद को आपके करीब आने से रोकना होगा। आपके सामने बहकने से खुद को बचाना होगा। सुरभि को सोच में गुम देख विष्णु उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पर, लेकिन सच यही है सुरभि, ये दिल तुम्हें बहुत चाहता है। मुझे नहीं पता कि मैं किन शब्दों में तुम्हें अपने जज्बात बयान करूं। अगर तुम्हें आंखों को पढ़ना आता है तो मेरी आंखों में देखो। इनमें तुम्हें प्यार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत बसी है इन नजरों में। बिलीव मी।
सुरभि कुछ पल के लिए विष्णु की नजरों में देखती है। उसे ना जाने क्यों विष्णु की हर बात पर, उसके हर लफ्ज पर यकीन होता चला जा रहा था। लेकिन वो खुद को मजबूत किए हुए अपना कदम विष्णु से पीछे लेती है और नजरें नीचे झुकाते हुए कहती है, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। सुरभि का इनकार सुन एक पल के लिए विष्णु खामोश हो जाता है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। लेकिन अगले ही पल एक झूठी मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए कहता है, तुम्हारे दिल में क्या है मुझे नहीं जानना। तुम बस इतना जान लो कि वो तुम ही हो जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके करीब होने से मुझे सुकून मिलता है। फिर तुम्हारा फैसला जो भी हो मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। अब अगर कोई से एक तरफा प्यार कहे तो वही सही। मुझे तुमसे एक तरफा प्यार है। अगले ही पल विष्णु सुरभि की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहता है, वैसे भी लोग कहते हैं कि लड़के हमेशा उसी लड़की को प्यार करते हैं जो कभी उन्हें हासिल नहीं हो सकती। शायद अब ये बात सच्ची लग रही है मुझे। विष्णु पलटकर सुरभि को निहारता है, जो खामोशी से विष्णु को देख रही थी। लेकिन फिर सुरभि से अपनी नजरें हटाते हुए विष्णु खिड़की के पास टंगी अपनी शर्ट उठाता है और शर्ट को अपनी बाजुओं में डालते हुए झोपड़ी के बाहर चला जाता है। सुरभि खुद को समेटे हुए जमीन पर बैठ जाती है और आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। वो अपने चेहरे को अपने घुटनों में रखते हुए मन ही मन सोचने लगती है, क्यों डेविल राय को मना करके तुझे दुख हो रहा है सुरभि? तूने सही डिसीजन लिया है। एक बार गलत इंसान से प्यार कर चुकी है, जिसने पैसों के सामने तुझे ठुकरा दिया। अब दोबारा बिना सोचे समझे तू वही गलती नहीं कर सकती, क्योंकि दोबारा अगर प्यार में धोखा मिला तो तू टूट जाएगी। सुरभि अपने आंसू पोंछते हुए खुद को मजबूत करती है और कहती है, मुझे डेविल राय का अतीत जानना है। आखिर क्यों लोग उसे खूनी कह रहे हैं, यह राज मैं पता लगा के रहूंगी। झोपड़ी के बाहर बैठा विष्णु अपनी निगाहों में नमी लिए एकटक आसमान की ओर देख रहा था। वो उदास था, बेचैन था। न जाने क्यों उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि सुरभि शायद उसका प्यार कबूल करेगी। लेकिन आज सुरभि के इनकार ने उम्मीद की उस किरण को बुझा दिया था। दोनों के दिल बेचैन थे। न अंदर सुरभि खुद को समझा पा रही थी और न बाहर विष्णु अपने रोते हुए दिल को शांत करवा पा रहा था। अपनी अपनी तन्हाई में खोए हुए न जाने कब सुबह हो गई। विष्णु की आंखें बंद थीं, तभी अचानक एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे झकझोरता है। विष्णु, जिसकी आंखें थोड़ी देर पहले ही बंद हुई थीं, अपने सामने अनजान शख्स को देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और हैरानी से उसे देखने लगता है। उस शख्स ने साधारण सा सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उसके कंधे पर एक तौलिया लटका हुआ था और वो पान चबाते हुए विष्णु को अजीब नजरों से देख रहा था। उस इंसान के पास एक साइकिल भी थी, जिसे उसने अपने ठीक पीछे खड़ा किया हुआ था। वो आदमी विष्णु को देखकर कहता है, का ऐसे देख रहे हो भाई? मतलब हमारे घर में तुम बैठे हो और घूर भी हम ही को रहे हो। गजब है। विष्णु अपनी बहुओं से कोरते हुए कहता है, ये तुम्हारी झोपड़ी है? वो आदमी विष्णु को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है, हाँ हमरी है। काहे पूछ रहे हो? अभी मत कहना कि तुमको भी यहीं पर अपना घर बनाना है। ये जमीन पे पहले हम कब्जा किए हैं तो ये हमारी हुई। अगर तुमको बनाना भी है तो तुम यहाँ से कुछ दूरी में बना लो। इतना कहते हुए वो आदमी अंदर घुसने लगता है। तभी विष्णु को याद आता है कि अंदर सुरभि है, जिसके बदन में एक चादर के अलावा और कुछ नहीं था। ये याद आते ही विष्णु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो उस आदमी को कड़क आवाज में कहता है, वहीं रुक जाओ, अंदर जाने की हिम्मत मत करना। वो आदमी अपनी सांस रोके हुए विष्णु की तरफ देखकर कहता है, अरे भाई कौन हो तुम? क्या चाहते हो गरीब आदमी से? क्या हमें अपनी ही झोपड़ी में जाने से रोकोगे? विष्णु कुछ कहता उससे पहले ही सुरभि अंदर से निकलती है और चुपचाप विष्णु के पास खड़ी हो जाती है। सुरभि ने अपने कल वाले कपड़े पहन लिए थे। विष्णु सुरभि के चेहरे को देखता है, लेकिन सुरभि की नजरें नीचे झुकी हुई थी। वो आदमी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए शॉक्ड होकर कहता है, अब समझा, तुम यहाँ लड़की के साथ वो सब करने आए थे। तुमको हमारी झोपड़ी मिली थी सब गलत काम करने के लिए। विष्णु को उस आदमी की बातों से अब इरिटेशन महसूस होने लगी थी। वो झटके से उस आदमी का कॉलर पकड़ता है और उसे घूरते हुए कहता है, ज़्यादा दिमाग मत चला। ये लड़की मेरी बीवी है। यहाँ रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए तेरी झोपड़ी में रुकना पड़ा। अचानक चारों ओर से कुछ आदमी दौड़ते हुए आते हैं
और उस आदमी के सिर पर बंदूक तान देते हैं। यह नज़ारा देख वो आदमी सकपका जाता है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। तभी तेजा आगे बढ़कर विष्णु से कहता है, सर आप ठीक है? विष्णु बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो आदमी समझ चुका था कि विष्णु कोई बड़ा आदमी है। वो अपनी गलती पर पछताते हुए रोनी सूरत बनाकर कहता है, माफ़ कर दो साहब, गलती हो गई। मैंने आपसे ऊंचे लहजे में बात की। मैं जानता नहीं था कि आप कौन हो। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, अब जान गया मैं कौन हूँ? वो आदमी घबराते हुए ना में अपना सिर हिला देता है। विष्णु अपना सिर झटकते हुए उसे इग्नोर करता है और तेजा से कहता है, इस आदमी को इतने पैसे दे दो कि अपने लिए एक अच्छा घर बनवा सके और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। विष्णु के मुंह से इतना सुन उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। उसके हाथ अपने आप विष्णु के सामने जुड़ जाते हैं। विष्णु का ऑर्डर मान तेजा अपना सिर झुकाकर जी सर कहते हुए अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है और विष्णु के साथ आगे बढ़ जाता है। सुरभि ये सब खामोशी से देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगा ये देखकर कि विष्णु ने किसी गरीब की मदद की। वो देखती है कि विष्णु आगे बढ़ चुका है तो वो भी उसके पीछे पीछे वहां से आगे बढ़ जाती है। सुरभि ने अपने घर जाने के लिए कहा था, इसलिए विष्णु ने उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया था और खुद बीआर हाउस लौट आया था। सुरभि के बिना उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन खुद को काम में व्यस्त किए हुए विष्णु किसी तरह दिन काट रहा था। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन दादी और निर्मला जी साथ बैठ खाना खा रही थी। तभी नैना उनके पास आती है और मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। लेकिन नैना के बैठते ही निर्मला जी उठकर वहां से निकल जाती हैं। नैना का चेहरा उदास हो जाता है। वो दादी की तरफ उम्मीद से देखती है तो दादी भी उससे अपना मुंह मोड़ लेती हैं। नैना को बुरा लगता है। वो उठकर वहां से चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर नैना रियान को कॉल करने लगती है। रियान कॉल पिक करता है तो नैना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लग जाती है। कब आओगे रियान? प्लीज़ मेरी खातिर सब छोड़कर आ जाओ ना। रियान मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़कर आ गया हूँ जान। रियान के इतना कहते ही नैना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो खुशी से उछलते हुए कहती है, तुम सच में वापस आ गए रियान? हाँ जान, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कल ही तुम्हारे घर अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा और हमारे रिश्ते की बात करूँगा। तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। रियान की बात सुन नैना के होंठ खिल जाते हैं। वो खुश होते हुए कहती है, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी रियान। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जान। इतना कहकर रियान कॉल कट कर देता है। दूसरी ओर सुरभि के पापा उससे फिर से नाराज हो गए थे कि क्यों वो बिना बताए बीआर हाउस चली गई थी। लेकिन नैना ने उन्हें यह कहा कि विष्णु की दादी माँ की तबीयत खराब थी और ऐसे में वो उससे मिलना चाहती थी। यह बात सुन शेखर जी की नाराजगी कुछ हद तक कम हुई थी। रिहान आ रहा है, इस बात की खुशखबरी नैना सुरभि को कॉल करके देती है। सुरभि के होंठ खिल जाते हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, रियली रिहान आ रहा है? नैना चहकते हुए कहती है, और नहीं तो क्या। वो मुझसे प्यार ही इतना करता है कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ रहा है। लेकिन भाभी, मेरे इस खास दिन पर मैं आपको अपने पास चाहती हूँ। रियान मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने वाला है। मुझे बहुत हेजिटेशन फील हो रहा है। प्लीज़ आ जाओ ना मेरा साथ देने के लिए। सुरभि थोड़ा सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो विष्णु का आतिश जान के रहेगी और इसके लिए उसने प्रयास भी शुरू कर दिए थे। लेकिन अगर वो बीआर हाउस वापस चली गई तो वहां से अपना काम जारी नहीं रख पाएगी। सुरभि का कोई जवाब ना पाकर नैना उदासी भरी आवाज में कहती है, प्लीज आ जाओ भाभी। मेरी जिंदगी के इस कठिन मोड़ में मुझे आपका साथ चाहिए क्योंकि माँ और दादी तो मुझसे इतना नाराज बैठे हैं कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। नैना की रुआसी आवाज सुन सुरभि खुद को संभालते हुए कहती है, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। नैना खुश होते हुए कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद हर्ष नैना के पास आता है और देखता है कि नैना क्लोजेट से एक एक करके सारे ड्रेसेस निकाल कर बिस्तर पर फेंक रही है। हर्ष आकर बिस्तर के एक कोने में बैठ जाता है और अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए कहता है, यह क्या कर रही है तू चमकीली? दुकान क्यों लगा रखी है यहाँ? हर्ष की बात सुन नैना अपने होठों पर एक लंबी मुस्कान लिए कहती है, भाई कल सुबह रिहान आने वाला है अपनी फैमिली के साथ। मैं बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। रियान और उसकी फैमिली के सामने मुझे बहुत अच्छा और परफेक्ट दिखना है भाई, ताकि वो लोग मना करने की सोचे भी ना।
हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, अगर फैमिली नहीं मानी तो क्या तुम दोनों शादी नहीं करोगे? नैना एक पल के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने मन में उठ रही आशंकाओं को दबाते हुए कहती है, आप कोर्स करेंगे भाई, शादी तो हम एक दूसरे से ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हर्ष कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से नैना की खुशी से भरे हुए चेहरे को देखने लग जाता है। नैना आंखें बड़ी करते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं, जाइए और माँ और दादी और विष्णु भाई को रियान के आने की खबर बताइए और सबको अपने तरीके से मना लीजिए भाई। मुझ में हिम्मत नहीं है किसी से बात करने की। प्लीज़ सबको मना लीजिए रियान और उसकी फैमिली से मिलने के लिए। ठीक है, मैं करता हूँ बात सबसे। इतना कहकर हर्ष वहाँ से निकल जाता है। नैना के लिए तो यह रात लंबी होती जा रही थी, जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर सुबह की रोशनी उसकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आने वाली थी और इसके लिए नैना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो वहीं दूसरी ओर विष्णु बहुत ज़्यादा बेचैन था। रात के लगभग 2 बज रहे थे और विष्णु इस वक्त ऑफिस से आकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया हुआ था। कुछ देर बाद विष्णु अपने नाइट वियर पहने हुए बाथरूम से बाहर आता है। वो एक गहरी सांस लेते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है। कुछ पल अपना सिर टिकाए हुए अपने माथे पर अपनी उंगलियां फेरता है। आंखें बंद करते ही सुरभि के साथ उस तनाई में बिताए हुए पल विष्णु की आंखों में तैर जाते हैं। आईने में सुरभि का चमकता हुआ बदन देखना हो या उसके नजदीक जाकर उसकी खुशबू को महसूस करना हो, उसके होंठों को जुनून से चूमना हो या फिर सुरभि का विष्णु के बालों को अपनी मुट्ठी में भरना हो, एक एक पल विष्णु की आंखों में तैर रहे थे। और इन खूबसूरत पलों को याद करते हुए विष्णु बहुत बेचैन होता चला जा रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और बिस्तर में रखा अपना मोबाइल उठाकर सुरभि की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखने लग जाता है। सुरभि को देखते हुए विष्णु के होंठ थोड़े से खिल जाते हैं। वो कुछ सोचते हुए सुरभि को कॉल करता है, लेकिन इससे पहले कि रिंग जाती विष्णु कॉल कट कर देता है। वो मोबाइल को साइड में फेंकते हुए खुद से ही कहता है, रात के 2:30 बज रहे हैं, सो गई होगी वो, जागना तो मेरे हिस्से में लिखा है, उसे क्या खबर होगी कि मैं कितना बेचैन हूँ। ये सब सोचते हुए विष्णु के अंदर एक टीस उठती है। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता है और छत की सीलिंग को घूरने लग जाता है। विष्णु को यह भले ही लग रहा था कि सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमेशा घोड़े बेचकर सोने वाली सुरभि की आंखों में भी आज नींद नहीं थी। वो खुद भी बहुत बेचैन थी। बार बार विष्णु की छुअन का एहसास उसके बदन को गुदगुदा रहा था। विष्णु का उसकी फीलिंग्स बयान करना, सुरभि से अपने प्यार का इजहार करना, उसे प्यार से छूना, ये सब याद करते हुए सुरभि के शरीर में मानो हजारों तितलियां डांस कर रही हों। उसके होंठों से मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपना मोबाइल उठाती है, शायद विष्णु को कॉल करने के लिए, लेकिन जब देखती है कि रात के 3 बजने वाले हैं तो वो मुंह बनाते हुए अपना मोबाइल किनारे रख देती है। दोनों अपनी अपनी बेचैनी में खोए हुए ये रात जाग कर ही काट देते हैं। अगली सुबह रियान और उसकी फैमिली के वेलकम के लिए पूरे बीआर हाउस में तैयारियां चल रही थीं। नौकर चाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दादी और निर्मला जी भले ही नैना से नाराज थे, लेकिन उसकी खुशी में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए। हर्ष विष्णु के कमरे में जाता है, जहाँ विष्णु बिस्तर में बैठा हुआ बड़ी गंभीरता से अपने लैपटॉप में नजर जमाए हुए था। हर्ष चिढ़ते हुए कहता है, क्या यार, तूने आज नैना के लिए छुट्टी ली है, लेकिन फिर भी तू काम पर लगा हुआ है। विष्णु अपने काम में बिजी हुए कहता है, तो तू क्या चाहता है, मैं फूल माला और आरती की थाल लेकर रियान और उसकी फैमिली का इंतजार करूं? जब आ जाएंगे तो काम खत्म कर दूंगा। हर्ष अपना सिर झटकते हुए कहता है, ठीक है भाई मेरे, फिलहाल तुझे दादी बुला रही है, इसलिए मैं आया था, चल के सुन ले बात, क्या है? उसके बाद अपना ये लैपटॉप लेकर बैठ जाना। क्या कहते हुए हर्ष उठकर खड़ा हो जाता है। विष्णु अभी भी लैपटॉप में अपनी आंखें जमाए हुए था। हर्ष इरिटेट होते हुए विष्णु का लैपटॉप उठाकर साइड में रखता है। हर्ष की हरकत से विष्णु उसे घूर कर देखता है, लेकिन हर्ष उसे इग्नोर करते हुए उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है। विष्णु हर्ष के साथ एक कदम ही बढ़ाता है कि सामने से आ रही सुरभि से उसकी नजरें टकरा जाती है। सुरभि कमरे के अंदर की तरफ आ रही थी। शायद दादी ने उसे भेजा था विष्णु को बुलाकर लाने के लिए, क्योंकि हर्ष तो अभी तक ये काम करने में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन विष्णु से नजरें टकराते ही सुरभि अपनी जगह पर थम गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह खो गए जैसे आसपास का कुछ उन्हें याद ही न रहा हो।
सुरभि ने सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे। माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और चेहरे पर मासूमियत। बस इतने में ही वो विष्णु के दिल पर बिजलियां गिराने के लिए काफी थी। बेचारा हर्ष कभी विष्णु की आंखें देखता तो कभी सुरभि की। हर्ष अपने मन ही मन कहता है, पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा मोमेंट कब आएगा। ये रीना भी पता नहीं कहाँ चली गई। काफी पिलाने का बोली थी, काफी पिलाना तो दूर, फोन तक नहीं उठा रही। हर्ष देखता है कि विष्णु सुरभि में खोया हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। विष्णु सुरभि के बिल्कुल करीब आ चुका था और अपनी गहरी नजरों से उसके खूबसूरत चेहरे को तराश रहा था। तभी हर्ष मुस्कुराता हुआ गाना गाता है, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ये हुस्न वालों। हर्ष का गाना सुन विष्णु और सुरभि दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों के अलावा हर्ष भी वहां मौजूद है। दोनों अपनी नजरें इधर उधर कर लेते हैं। हर्ष सुरभि की तरफ देखते हुए कहता है, ये गाना आपके लिए था भाभी, क्योंकि इस वक्त मेरे भाई की फीलिंग्स यही कह रही थी और वो तो बताएगा नहीं, इसलिए मैंने कह दिया। विष्णु हर्ष को तीखी नजरों से घूरता है तो हर्ष मुंह बनाते हुए चुपचाप वहां से निकल जाता है। हर्ष के जाते ही सुरभि अपनी नजरें नीचे किए हुए कहती है, वो दादी ने आपको नीचे बुलाया है, रियान आ चुका है। विष्णु सुरभि के बिल्कुल नजदीक आकर कहता है, आज भी तुम नैना के लिए आई हो। विष्णु का सवाल सुन सुरभि उसकी ओर देखती है लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाती। विष्णु मुस्कुराकर कहता है, यह भी कोई पूछने की बात है। ऑफ कोर्स तुम नैना के बुलाने पर ही आई होगी, वैसे भी मेरे लिए थोड़ी ना आओगी तुम। सुरभि विष्णु की आंखों में देखती है तो विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो चलो चलकर मिलते हैं रेहान से। सुरभि मासूमियत से कहती है, आप चलिए, मैं आती हूँ। वो दादी ने कहा है कि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊं। विष्णु सुरभि के चेहरे को देखते हुए कहता है, अच्छी तो लग रही हो, क्या कमी है। सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ अच्छी तो लग रही हूँ, लेकिन दादी ने कहा कि मेरी मांग में सिंदूर नहीं है तो मुझे वो लगाना है, और साड़ी पहननी है, और सुरभि सोचते हुए और भी बहुत कुछ करना है। सुरभि की बात सुन विष्णु अपनी बहुओं से कोरते हुए कहता है, वो लोग तुम्हें देखने नहीं आ रहे हैं, और वैसे भी मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन अपनी वाइफ के रूप में नहीं देना चाहता। तुम अभी के लिए नैना की दोस्त हो और उन लोगों के सामने यही तुम्हारी पहचान होगी। सुरभि का मुंह बन जाता है, वो अपना उदास चेहरा नीचे लटका लेती है। उसे ऐसे देख विष्णु धीरे से उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे खुद से चिपका लेता है। सुरभि के दोनों हाथ अपने आप विष्णु के सीने से चिपक जाते हैं। वो विष्णु की आंखों में देखने लगती है। विष्णु उसके बालों को किनारे करते हुए कहता है, आई नो तुम्हें शिकायत है कि मैं सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं देता, लेकिन यकीन मानो मैं बड़ी शिद्दत से चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को यह बताऊं कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, लेकिन तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता बस। उस दिन मेरी वजह से तुम्हें किडनैप किया गया क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि तुम मेरी वाइफ हो। धीरे धीरे सबको पता चली जाएगा, पर जब तक मैं तुम्हारी सेफ्टी के पूरे इंतजाम नहीं कर लेता, सबके सामने हमारा रिश्ता नहीं ला सकता। सुरभि खामोश रह जाती है, वो बस विष्णु की आंखों में देखती रहती है। जाने कैसी कशिश थी उन काली आंखों में जो सुरभि को अपने अंदर खो जाने के लिए मजबूर कर देती थी। जितना ही सुरभि विष्णु से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही विष्णु का प्यार उसे अपनी ओर खींच रहा था। विष्णु धीरे से अपना हाथ सुरभि की कमर से निकालता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। सुरभि अपने माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, यह डेविल राय के सामने आते ही मेरी धड़कनें बेकाबू क्यों हो जाती हैं, और जुबान है कि खुलने का नाम ही नहीं लेती। हॉल में पूरा परिवार खड़ा हुआ है, हर्ष, दादी, निर्मला जी और विष्णु। तभी एक हैंडसम गोरा चिट्टा फिट बॉडी का लड़का मेन गेट से चलकर अंदर की तरफ आता है। देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके हाथों पर ब्रांडेड वॉच थी, पैरों में चमकते हुए ब्लैक शूज, वेल सेट हेयर, आंखों में एक एटीट्यूड। उस लड़के को देखते ही हर्ष आगे बढ़कर उससे हैंडशेक करता है। हाय, मैं नैना का भाई हर्ष, रोहन मुस्कुराकर कहता है, नाइस टू मीट यू। विष्णु अभी भी रियान को घूर रहा था। तभी रियान आगे बढ़कर विष्णु की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। हेलो मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी, कैसे हैं आप। विष्णु रियान को अभी भी गहराई से देख रहा था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था या कुछ सोच रहा था। विष्णु रियान से हाथ मिलाते हुए कहता है, आई एम फाइन, बैठ के बातें करते हैं।
इतना कहकर विष्णु रेहान को बैठने का इशारा करता है। रेहान चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। रेहान अकेला आया है, ये देख निर्मला जी से रहा नहीं जाता। वो मुस्कुराहट लिए कहती हैं, तुम्हारे परिवार वाले नहीं आए बेटा, तुम अकेले आए हो। रेहान बड़े अदब से कहता है, जी आंटी, एक्चुअली मेरे बड़े भाई ही मेरे माँ बाप हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को वो जगह नहीं देता, लेकिन मेरे लिए जो मेरे बड़े भाई की जगह है वो खास है, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें लेकर आया हूँ। एक बार वो मान जाए तो मम्मी पापा को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। रियान की बात सुन दादी चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाती हैं और कहती हैं, बेटा कहाँ है तुम्हारे भैया, उन्हें अंदर लेकर क्यों नहीं आए। रियान दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है, साथ ही थे, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था तो रुक गए थे, बस आ ही रहे होंगे। रियान की बात सुन विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, अपने भाई के इतने इम्पोर्टेंट दिन पर छुट्टी नहीं ले सकते थे। लुक एट मी, मैंने मेरी बहन के लिए आज अपना सारा काम साइड रखा है, उससे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। विष्णु का लहजा थोड़ा कड़क था। इस बात का एहसास होते ही हर्ष बात को बदलते हुए कहता है, अरे छोड़ो ये सब रियान, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। रियान मुस्कुरा देता है, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले उसकी नज़र सीढ़ियाँ उतरकर उसकी तरफ आ रही नैना पर पड़ती हैं। नैना आज बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी। आखिर आज उसके लिए इतना स्पेशल दिन जो था। डिजाइनर अनारकली सूट में नैना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नैना के साथ साथ सुरभि भी नीचे आ रही थी। नैना आकर एक नज़र रेहान को देखती है और फिर हर्ष उसे हाथ पकड़कर अपनी बगल में बैठाता है। नैना और रेहान की नज़रें आपस में मिलती हैं तो दोनों मुस्कुराए बिना रह नहीं पाते। उन दोनों को घूरते हुए विष्णु के भाव बदल जाते हैं। वो कड़क आवाज में कहता है, तो क्या तुम्हारे भैया अभी तक फ्री नहीं हुए? उन्हें कह दो कि विष्णु राय त्रिपाठी किसी का इंतजार नहीं करता। रेहान दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है, पता नहीं कहाँ रह गए, मैं आता हूँ देखकर। रेहान उठने लगता है तो हर्ष उसे रोकते हुए कहता है, अरे तुम बैठो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। इतना कह हर्ष आगे बढ़ जाता है। रेहान की नज़र नैना के पास खड़ी सुरभि पर जाती है तो वो अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए कहता है, नैना इनके बारे में तो तुमने कभी नहीं बताया, कौन है ये? रेहान की बात सुन विष्णु की बहुएं तन जाती हैं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रेहान ने सुरभि को नोटिस किया। नैना बात संभालते हुए कहती है, ये ये तो मेरी दोस्त है, सुरभि नाम है इनका। मैंने आज इस खास दिन पर इसे मेरे साथ रहने के लिए बुलाया है। सुरभि आगे बढ़कर रेहान से हाथ मिलाकर हेलो कहती है तो विष्णु अपनी हथेलियों की मुट्ठी बांध लेता है और उसके चेहरे के बदलते भाव उसकी जलन को बयान कर रहे थे। विष्णु उठकर खड़ा हो जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, हद हो गई, तुम्हारा भाई यहाँ रिश्ते की बात करने आया है या मीटिंग करने? रेहान कुछ कहने को होता है कि तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज गूंजती है, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ विष्णु राय। ये जानी पहचानी आवाज सुन विष्णु अपनी नजर तुरंत दरवाजे की ओर डालता है, जहाँ क्रीम कलर के थ्री पीस सूट में अपने हाथों को अपनी जेब में डाले, आंखों में काला चश्मा चढ़ाए हुए विमान से टेढ़ा करके विष्णु की ओर देख रहा था। विष्णु के हाव भाव बदल गए थे। वो आंखें बड़ी करके अपने सामने खड़े विमान की ओर देख रहा था। विमान अपना चश्मा उतारकर अपनी जेब में रखता है और अपने कदम आगे बढ़ाते हुए विष्णु की ओर आने लगता है। वो विष्णु के बिल्कुल नजदीक आकर कहता है, कैसे हो विष्णु राय? सॉरी, तुम्हें मेरा बहुत इंतजार करना पड़ा। तो चलो करते हैं रिश्ते की बात। इतना का विमान तिरछा मुस्कुराते हुए विष्णु की ओर अपनी एक आंख ब्लिंक करता है और सोफे पर बैठने लगता है। इससे पहले ही विष्णु उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे झकझोरते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? विष्णु की सरकत से सब सकते में आ गए। सब अपनी जगह पर खड़े होकर हैरानी से विष्णु को देखने लगे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक विष्णु ने रियान के भाई का कॉलर क्यों पकड़ लिया, क्योंकि अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि विवान सिंघानिया विष्णु का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन विष्णु ने यह दुश्मनी अभी तक प्रोफेशनली रखी थी, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया था। पर विवान आज उसकी फैमिली के सामने खड़ा था। इससे विष्णु का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा था। विवान अपना कॉलर छुड़ाते हुए तिरछा मुस्कुराकर कहता है, रिलैक्स विष्णु राय, क्योंकि इस बार जुर्माना मुझे नहीं तुम्हें भरना पड़ेगा। बिजनेस में तो बहुत अच्छी पकड़ है तुम्हारी, लेकिन अफसोस अपनी पर्सनल लाइफ में तुम्हारी पकड़ बहुत ढीली है। देखो ना, मैंने तुम्हारी बहन को अपने भाई के जरिए अपना मोहरा बना लिया। तुम्हें तो यह भी नहीं पता था कि मेरा कोई भाई भी है। इतना कहते हुए विवान अपने पैरों को क्रॉस करके बड़े शान से सोफे पर बैठ जाता है
और अपने चेहरे पर जीत की खुशी लिए कहता है, तुम्हें क्या लगा एक बार मुझे हरा दिया तो हर बार हार मेरी होगी? नहीं विष्णु राय, इस बार अपना बदला पूरा करने का और तुम्हें हराने का सॉलिड प्लान बनाया था मैंने। इस वक्त सिर्फ विवान बैठा था और बाकी सब उसके अगल बगल खड़े थे। सब सरप्राइज थे, खासकर कि नैना का दिल ये सब देखकर बैठता जा रहा था। विष्णु रियान की तरफ देखते हुए कहता है, ये है तेरा भाई? रियान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मेरे भाई हैं ये विवान सिंघानिया। रियान, विवान काफी मिलता जुलता नाम है ना? नाम से ही पता चलता है कि भाई भाई हैं। इतना कह रियान विवान की ओर देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन दोनों को देख विष्णु समझ चुका था कि उसके साथ कितना बड़ा गेम हुआ है। वो झटके से विवान का कॉलर पकड़ उसे उठाता है और उसे घूरते हुए कहता है, मेरी फैमिली को बीच में लाकर तूने ठीक नहीं किया विवान सिंघानिया। विवान संभल पाता उससे पहले ही विष्णु एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है। विवान गिरने से खुद को बचाता है और विष्णु की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ विष्णु राय, हार बर्दाश्त नहीं हुई क्या? बट जितना तुम समझ रहे हो मैं उतना भी कमीना नहीं हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारी बहन और अपने भाई की शादी में, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी होगी, अपनी हार स्वीकार करनी होगी और तुम्हारे जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं सब सिंगानिया इंडस्ट्रीज को देने होंगे। दैट्स इट। विष्णु से घूरते हुए उसके पास आता है और उसका गला पकड़कर उसे दीवार में चिपका देता है। हर्ष भागकर विष्णु के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विष्णु इतने गुस्से में था कि उसने हर्ष को एक जोर का धक्का देकर उसे खुद से दूर कर दिया और विवान के गले में अपनी पकड़ को कसने लगा। विवान का मानो दम घुटने लगा था। रियान भी विष्णु को रोकने के लिए उन दोनों के बीच आता है, लेकिन अपने दूसरे हाथ से विष्णु इतनी जोर का पंच उसके थोपड़े पर देता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। सब घरवाले ये तमाशा देखकर परेशान थे, खासकर नैना की आंख से तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुरभि ये देखकर बहुत घबरा गई थी कि विष्णु विवान का गला दबा रहा है। किसी अनहोनी की आशंका से वो खुद को रोक नहीं पाती है और विवान और विष्णु के बीच जाकर विष्णु को रोकते हुए कहती है, विष्णु प्लीज छोड़िए, इन्हें कुछ हो जाएगा, प्लीज छोड़िए। विष्णु एक नज़र अपनी जलती हुई निगाहों से सुरभि को देखता है और कहता है, नैना को लेकर अपने कमरे में जाओ। सुरभि विष्णु की पकड़ को छुड़ाते हुए कहती है, पहले आप खुद को संभालिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। विष्णु सुरभि से नजरें हटाकर विवान को घूरता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि विवान सुरभि को अजीब तरीके से देख रहा है। विवान जैसे सुरभि की खूबसूरती और उसकी सादगी में खोसा गया था। उसे इस वक्त खुद का भी ध्यान नहीं रहा था कि वो मौत की दहलीज पर खड़ा हुआ है। विवान की नजर सुरभि पर है। यह देख विष्णु का उबलता हुआ खून और खौलने लगता है। वो विवान का गला छोड़कर सुरभि की बाजू पकड़ उसे विवान से कुछ दूर लेकर जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? नैना को लेकर अपने रूम में जाओ, अभी इसी वक्त। विष्णु का लहजा इतना कठोर था कि सुरभि सहम गई। वो नैना के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और एक नज़र घबराई हुई निगाहों से विष्णु को देखते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। हालांकि नैना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विष्णु के गुस्से के आगे उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। विष्णु हर्ष को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है तो हर्ष दादी और निर्मला जी को लेकर वहां से चला जाता है। विवान अभी भी उस ओर देख रहा था जिधर सुरभि गई थी। विष्णु जोर से चिल्लाता है, तेजा, तेजा, तेजा जो गेट के बाहर खड़ा था विष्णु की आवाज़ सुन दौड़ता हुआ अंदर आता है। विष्णु विवान की ओर घूरते हुए तेजा को ऑर्डर दिए कहता है, इन दोनों को इस घर से बाहर फेंको अभी। विष्णु का ऑर्डर मान तेजा आगे बढ़ने को होता है कि तभी विवान अपने हाथ का पंजा दिखा उसे रोकता है और विष्णु की ओर देखते हुए कहता है, विष्णु राय त्रिपाठी, लानत है तुम पर। खुद को इतना बड़ा बिजनेसमैन कहते हो, खुद को बहुत पावरफुल मानते हो, लेकिन अपनी बहन की ओर इतना भी ध्यान नहीं दे पाए कि वो किसके चंगुल में फंसती जा रही है। तो फिर तुमसे इंटेलिजेंट और पावरफुल तो मैं हुआ ना, जिसने तुम्हारी बहन पर पूरा ध्यान दिया और अपने भाई के जरिए उसे अपने चंगुल में फंसा लिया। खैर, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। बस तुम मेरी शर्त मान लो, मेरे सामने अपनी हार मान लो, मुझसे माफ़ी मांग लो और अपनी कंपनी के सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को हैंड ओवर कर दो। वैसे तुम चाहो तो हम रिश्तेदार के साथ साथ
बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। विष्णु दांत पीसते हुए तेजा के हाथ से गन छीन लेता है और विवान की खोपड़ी पर रखते हुए कहता है, जो तूने आज किया है ना विवान सिंघानिया, उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। मैंने हमारी लड़ाई को हमेशा प्रोफेशनल रखा, कभी तेरी फैमिली में घुसने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे हराने के लिए तूने मेरी बहन का यूज किया। इस बात के लिए विष्णु राय त्रिपाठी के मन में तेरे लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई है। और अब तू देख मैं क्या करता हूँ। विवान मुस्कुराकर कहता है, रिलैक्स विष्णु राय, ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन की इज्जत मेरे हाथों में है। मैं चाहूँ तो अभी पूरी दुनिया को ये सच्चाई बता सकता हूँ कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट है। वो गन के ट्रिगर पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, आई नो तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर तूने मेरी बहन की बदनामी की तो बदनामी तेरे और तेरे भाई के हिस्से भी आएगी। और अगर तू ऐसा करता भी है तो आई डोंट केयर। विष्णु राय की 7 साल पहले ही इतनी बदनामी हो चुकी है कि उसे बदनामी से डर नहीं लगता। लेकिन इन सब में अच्छी चीज यह है कि अब तू और तेरा ये भाई अपनी आखिरी सांस लेने वाले हो। इतना कर विष्णु गोली चलाने वाला होता है कि हर्ष आकर उसका हाथ ऊपर की ओर उठा देता है। गोली छत की सीलिंग में जाकर लगती है। विष्णु हर्ष को गुस्से से घूरता है तो हर्ष परेशान होते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है तू विष्णु? अब क्या घर के अंदर खून बहाएगा? ये मत भूल कि यहाँ तेरी फैमिली भी रहती है। विष्णु खामोश रह जाता है तो विवान मुस्कुराकर कहता है, तो हम चलते हैं विष्णु राय, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। इतना कह विवान अपने चेहरे पर जीत की खुशी लिए वहां से निकल जाता है और उसके पीछे रियान भी चल देता है। विवान और रियान बाहर की ओर जाते हैं। अचानक नैना दौड़ते हुए बाहर आती है और रियान का हाथ पकड़ लेती है। रियान मुड़कर पीछे देखता है तो नैना अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। ये देख विवान रियान से कहता है, मैं गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ। इतना कहकर विमान गाड़ी की ओर चला जाता है। विमान के जाते ही नैना रियान की तरफ देखते हुए कहती है, रियान क्या था ये सब? तुम तो मुझे अपना बनाने के लिए यहाँ आए थे ना, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे हो। रियान अपना हाथ छुड़ा लेता और नैना की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें सच में समझ में नहीं आया या फिर तुम बेवकूफ हो नैना? मेरे और तुम्हारे भाई के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी है, हमारा रिश्ता पॉसिबल ही नहीं है। नैना फिर से रियान का हाथ थाम कहती है, उन दोनों की दुश्मनी की सजा हमारे प्यार को क्यों मिले रियान? ठीक है ना, वो अपनी दुश्मनी निभाए, लेकिन हमने तो एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है ना रियान। तुम इस मोड़ पर मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हो? चलो हम इन सब की परवाह किए बिना शादी कर लेते हैं। रियान, प्लीज रियान। रियान मुस्कुराकर कहता है, ओ जान, तुम सच में मुझसे कितना प्यार करती हो। सब कुछ तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही मुझे तुमसे प्यार है। मैं अपने भाई के कहने पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे पड़ा था, वरना मुझे तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरे भाई का काम खत्म तो ये रिश्ता भी खत्म। रियान का नाम अपनी जिंदगी से मिटा देना नैना त्रिपाठी। रियान ये सब अपने मुंह से बोल रहा था, लेकिन फिर भी नैना उसे ऐसे देख रही थी मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी बातों पर। रियान जाने लगता है तो नैना जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, इस बच्चे का क्या रियान? अगर तुम सिर्फ अपने भाई का बदला पूरा करने के लिए मुझसे प्यार का नाटक कर रहे थे तो फिर तुमने क्यों मुझे छुआ रियान? एक बार भी तुम्हें मेरे शरीर का यूज करते हुए शर्म नहीं आई? रियान एक कमीनी हंसी हंसते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल शर्म नहीं आई नैना। एक्चुअली मैं इतना बड़ा काम कर रहा था, अपना टाइम, अपना दिमाग, अपना पैसा सब कुछ तुम्हारे पीछे बर्बाद कर रहा था, तो इसके बदले कुछ तो इनाम मिलना चाहिए था ना मुझे। बस इसलिए अपना इनाम लेने में कैसी शर्म। रियान के मुंह से ऐसी बातें सुन नैना का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। दिल पर जैसे हजारों खंजर एक साथ चुभ रहे थे। वो रोते हुए कहती है, ऐसा मत करो रियान, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे करीब किसी मकसद से आए थे, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रियान, प्लीज डोंट लीव मी। रियान चिढ़ते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा नैना, हटो मेरे रास्ते से। इतना कर रियान उसकी बाजू पकड़ उसे अपने सामने से हटाता है तो नैना अपने आप को संभाल नहीं पाती, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती सुरभि उसे थाम लेती है। सुरभि नैना को संभाल कर रियान की ओर देखती है जो वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा चुका था, लेकिन सुरभि के शब्दों ने उसके कदम रोक लिए थे। वो रियान की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, मिस्टर रेहान सिंघानिया,
तुम्हें नैना के प्यार की कदर नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम नैना को छोड़कर जा रहे हो, लेकिन अब नैना तुम्हें छोड़ रही है, क्योंकि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नैना तो क्या, दुनिया की किसी भी लड़की के लायक नहीं है। और मेरी एक बात याद रखना, आज तुमने नैना के मासूम दिल को तोड़ा है, उसे यूज़ किया है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई प्यार के नाम पर तुम्हें भी ऐसे ही धोखा देगा। तुम्हारा भी ऐसे ही यूज़ होगा रियान, और तब तुम्हें नैना का दिल टूटने का दर्द भी महसूस होगा और उसके साथ ये सब करने का पछतावा भी। रियान एक नज़र सुरभि को देखता है और फिर नैना पर अपनी निगाहें डालते हुए वहां से निकल जाता है। नैना उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुरभि उसका हाथ पकड़ लेती है। नैना बस रोई जा रही थी। सुरभि उसे संभालते हुए अंदर लेकर आती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।